नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2023 आने वाले सीटेट के विज्ञापन का अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं और सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए और शिक्षक पात्रता परीक्षा को आप पास कर जाएं ताकि आने वाले कंपटीशन के एग्ज़ाम में आप बैठ पाएँ। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे सी टेट ईवीएस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखेंगे, समझेंगे किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न अभी तक आपके बनते आए हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा में बन सकते हैं। उसके बाद जब प्रश्न आप देखेंगे और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो प्रैक्टिस सेट के प्रश्न हो या फिर प्रीवियस ईयर की, वहाँ से आप सिलेबस को भी कवर करते हुए चलेंगे कि आपकी सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर टॉपिक वाइज वो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक है वो फैमिली नामक जो टॉपिक है, परिवार, ईवीएस के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। इसी संबंधित अभी तक आपकी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है जो कि आपके समक्ष है, देख सकते हैं, ये सी टेट 18 सितंबर 2016 को पूछा गया प्रश्न है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन आपको बताना है कि क्या सही है। देखिए, परिवार एक इकाई है, माँ, पिता और 2 बच्चे होते हैं, ये बात सही है। लेकिन केवल माता पिता ही नहीं होते हैं, परिवार में दादा दादी भी होते हैं, यानी कि और भी सदस्य होते हैं। तो केवल ये कह पाना कि केवल माता पिता या बच्चे होते हैं वही परिवार है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये कथन सही नहीं है, केवल क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं या फिर आपने डीएलएड या फिर बीएड किया होगा तो भी आप, या ग्रेजुएशन में भी आप पढ़ते आ रहे हैं कि परिवार को जो है सामाजिक का पहला पाठ कहाँ से प्रारंभ होता है, वो बच्चे को परिवार से ही प्राप्त होता है और माता बच्चे की प्रथम जो है शिक्षिका होती है। ठीक है, माता बच्चे की प्रथम शिक्षिका और समाजीकरण का पहला पाठ जो है बच्चा अपने परिवार से सीखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक सामाजिकरण है। क्या है प्राथमिक सामाजिकरण? तो शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों से सीखना जो है वही प्राथमिक सामाजिकरण के अंतर्गत आता है। प्राथमिक यानी कि सबसे पहले आपका जो सामाजिकरण होता है, जब आप समाज के लोगों से जुड़ते हैं तो सबसे पहले तो आप परिवार से ही जुड़ते हैं, उसके बाद मित्रों से आप सीखते हैं, उसके बाद आप विद्यालय जाएंगे, विद्यालय के मित्र बनेंगे या विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएँ रहेंगी, उनसे तो बाद में जुड़ेंगे, पहले आप अपने परिवार से ही सीखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। अगला प्रश्न है, एकल परिवार से तात्पर्य है। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो एकल परिवार वह परिवार होता है जिसमें माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। और भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये जो ऑप्शन दिया गया है इसको आप देख सकते हैं, लेकिन एकल परिवार की बात हो रही है। संयुक्त परिवार की बात होती तो उसकी परिभाषा अलग हो जाती है। एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है और चारों कथनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो यहाँ पर जो कथन सही होगा वो होगा दहेज चाहे प्रथा हो, बाल श्रम हो, बाल विवाह हो, चाहे जो भी ऐसी चीज़ें जो हैं जिन पर की प्रतिबंध लगाया गया, ये सभी एक सामाजिक बुराइयां ही हैं। चाहे दहेज हो या बाल श्रम हो तो ये सामाजिक बुराइयां हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो बाल विवाह निरोध अधिनियम जो है वो पारित किया गया था 2006 में और लागू हुआ था 1 नवंबर 2007 को। ठीक है,
पारित होना और लागू होना दो अलग अलग बातें होती हैं। कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कि कहीं पारित होना पूछ दिया जाता है, कहीं लागू होना, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है अभ्यर्थियों में। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर अगर दोनों ऑप्शन होते, हो सकता है कि 6-7 दोनों होता, 2006 दिया गया है, 2007 भी होता, तब भी आप ध्यान देते हैं कि इसमें पारित होना आपको करना है। पारित होना आपसे पूछ रहा है प्रश्न में, तो राइट आंसर आपका 2006 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जो परिवार की नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं, तो ये तो परिवार की विशेषता में आ जाएगा। अगला है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो और वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो। तो विशेषता में अगर देखेंगे तो साझा उत्तरदायित्व, सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करना, ये सभी जो है विशेषता है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, ये विशेषता है। लेकिन विशेषता नहीं पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, ये जो है विशेषता नहीं है परिवार की। आदर्श परिवार की ये विशेषता नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 7 क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, ये आपकी अलग टॉपिक है, जल, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, वो आप देख लीजिए। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है? तो आपको पता होगा, बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि 3/4 भाग राइट आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी का 3/4 भाग यानी कि 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर है, इटाई रोग जल में किस धातु के घुल जाने से होता है? तो इटाई जो है वो कैडमियम, जल में कैडमियम की मात्रा घुलने से इटाई रोग होता है। और वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि मिनीमाता रोग किस जल में किसकी मात्रा घुलने से होता है, तो वो मरकरी यानी कि पारा के घुलने से होता है। ये दोनों प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको जानना ज़रूरी है। कैडमियम, इटाई, मिनमाता, मरकरी यानी कि पारा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जल से संबंधित है? तो जल से होने वाली बीमारियाँ आपको बताना है कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जल से होने वाली बीमारियाँ यानी कि जल, अशुद्ध जल, अगर अशुद्ध जल का आप सेवन करते हैं तो उस दशा में कौन सी बीमारी आपको हो सकती है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, हैज़ा जो है वो भी अशुद्ध जल से होता है, पीलिया, डायरिया, ये तीनों जो बीमारियां हैं ये अशुद्ध जल की वजह से होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जल की आर्द्रता, नमी को किसके द्वारा मापा जाता है? तो जल की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसके द्वारा मापा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है आपको बताना है। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, दो आप पढ़ते आ रहे हैं और ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी वसा में घुलनशील पूछ दिया जाता है, कभी कभी जल में। तो आपको याद रखना है कि जल में घुलनशील विटामिन जो है वो है बी और सी। बी, सी जल में घुलनशील है। वसा की बात करें तो ए, डी, ई, के, ये 4 जो हैं आपकी वसा में घुलनशील है। ए, डी, ई के वसा में, बी, सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जल में पूछ रहा है आपसे, तो राइट आंसर आपका केवल 3 और 4 हो जाएगा, यानी कि बी और सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? आपको बताना है बायोडीजल की फसल कौन सी है। तो जेड्रोफा जो है बायोडीजल की फसल है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यूपी टेट में ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम है, आपको बताना है कौन सी थीम के अंतर्गत आता है। तो भोजन आपके एक थीम के अंतर्गत आता है। मौसम, सौरमंडल, ऊर्जा ये थीम के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद देखेंगे, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों की किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लौह तत्व की बात करें तो आंवला, पालक, गुड़ में जो है
आपका लौह तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। खाद्य संरक्षण की बात हो रही है तो आलू से चिप्स बनाना, दूध से पनीर बनाना। देखिए, आलू से चिप्स बना के आप उसको संरक्षित करके रख सकते हैं। सेब से जैब बना के संरक्षित करके रख सकते हैं। वहीं कच्चा आम से अचार। लेकिन दूध से पनीर बनाकर आप उसको जो है तुरंत ही यूज़ करते हैं। एक या बहुत ज़्यादा 2 दिन आप रख सकते हैं, इतना ही आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा यानी कि ये संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के द्वारा सब्जी बनाना में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। कौन सा ऐसी सब्जी है जिसके भीतर बीज होते हैं, इस चीज़ को आपको छांटना है। तो देखेंगे टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, इसमें बीज होते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित रखना चाहती है। तो कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो अगर आम का जो है यहाँ पर पापड़ बनाया जाए तो क्या अचार और आम पापड़, आम से अचार और आम पापड़ बनाकर उसको संरक्षित करके रखा जा सकता है। ये ज़्यादा बेहतर तरीका होगा संरक्षण का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से इस टॉपिक से टोटल 11 प्रश्न और आप परिवार नामक टॉपिक से आप देखेंगे 7 प्रश्न डिस्कस किया गया। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो इस टॉपिक को अलग क्लास में डिस्कस किया जाएगा। आवास नामक टॉपिक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।